मातरम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस खास कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे जिनसे हम बड़ी खबरों पर अपडेट लेंगे। चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई है, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। ईशा, क्या कुछ खास खबरें हैं आज पंजाब और हरियाणा से? देखिए, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में दोपहर 4 बजे हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक चंडीगढ़ में होने वाली है और इस बैठक में हरियाणा के आगामी बजट सत्र को लेकर तारीखों को लेकर जो हरियाणा मंत्रिमंडल है वो अपनी मोहर लगा सकता है। और दोपहर 4 बजे ये बैठक बुलाई गई है और बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। उसमें कैबिनेट में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी तो वो देंगे ही, साथ ही जो बजट आया है बीते कल केंद्रीय बजट, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री की तरफ से अपनी बात रखी जाएगी। इस वक्त नायब सिंह सैनी की अगर बात करें, वो दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें बताया है कि विपक्ष की तरफ से किस तरीके से जो जनता है उन्हें गुमराह करने का काम किया जा रहा है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री का एक बार फिर से दावा है कि जो बजट है वो पूरी तरीके से हरियाणा के लिए भी है, लेकिन यहाँ पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि देश में सबसे ज़्यादा जीएसटी अगर किसी से वसूली जाती है तो वो हरियाणा राज्य है, लेकिन हरियाणा के लिए बजट में कुछ भी नहीं और हरियाणा की अनदेखी केंद्रीय बजट में हुई है। इस तरीके के आरोप देखिए विपक्ष के हैं। दूसरी तरफ अगर हम पंजाब के लिहाज से बात करें तो पंजाब सरकार की तरफ से भी ये आरोप लगाए गए हैं कि पंजाब के साथ भेदभाव करने का काम केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है और केंद्रीय बजट में पंजाब के लिए जगह नहीं दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की अगर बात करें, सुनील जाखड़ जो कि पंजाब बीजेपी के प्रधान हैं, उनकी तरफ से दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बुलाई गई है चंडीगढ़ स्थित बीजेपी मुख्यालय में। उनकी तरफ से अपनी बात यहाँ पर रखी जाएगी। बीजेपी का जो पक्ष है वो रखा जाएगा कि आखिरकार पंजाब के लिए जो केंद्रीय बजट है उसमें क्या कुछ है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो चर्चा है वो सबसे ज़्यादा हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जालंधर दौरे की। कल श्री गुरु रविदास जयंती थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जालंधर पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने सबसे पहले आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास के नाम पर रखा। इसके बाद लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग का उनकी तरफ से उद्घाटन किया गया। लेकिन जिस तरीके से वो जालंधर के का जो डेरा है सचखंड बला, वहाँ पर जब वो पहुँचे और वहाँ के डेरा प्रमुख निरंजन दास जी से उन्होंने मुलाकात की, जो उनके अनुयायी हैं उनको उन्होंने संबोधित भी किया और ऐसे में बिना राजनीतिक भाषण के उन्होंने कहीं ना कहीं पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर जो पंजाब की जनता है, खासतौर से जो द्वाबा बेल्ट है, उन्हें साधने की कोशिश की है। और पंजाब में जिस तरीके से मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि 32% देखिए दलित समुदाय यहाँ पर रहता है, जिसमें ज़्यादा जो संख्या है वो रविदासी समुदाय की है। और ऐसे में यही वजह है कि प्रधानमंत्री कल पहुंचे पंजाब में और माना जा रहा है कि कल से ही भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 का बिगुल बजा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बजट कल आया है उसका जिक्र भी किया और उनका कहना था कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का, तो इसके अगर हम अमृतसर की बात करें तो वहाँ पर कई मिले हैं। इससे जो अमृतसर के युवा हैं या लुधियाना के व्यापारी हैं उन्हें खासे तौर से लाभ इसका मिलेगा। इस तरीके का जिक्र यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही ये भी कहा कि जो आदमपुर एयरपोर्ट है उसका नाम श्री गुरु रविदास के नाम पर रखा गया है। अयोध्या का जिक्र भी यहाँ पर प्रधानमंत्री ने किया कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। तो इन दोनों बयानों से आप ये भाप सकती हैं कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक जिसकी संख्या 32% है पंजाब में, उसे साधने की कोशिश प्रधानमंत्री ने पंजाब की धरती से किया है श्री गुरु रविदास जयंती के मौके पर। अगर हम श्री गुरु रविदास की बात करें, उनकी जन्मस्थली काशी है और प्रधानमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया कि वो श्री गुरु रविदास जी की जो जन्मस्थली है काशी, वहाँ पर वो सेवा कर रहे हैं और श्री गुरु रविदास को भी वो मानते हैं। जिस तरीके का भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। दूसरी तरफ अगर हम डेरे की बात करें तो डेरे का ये कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के किसी प्रधानमंत्री ने किसी दलित संत को इतना सम्मान दिया हो, क्योंकि गणतंत्र दिवस से पूर्व संध्या में जिस तरीके से पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ
उसमें जो डेरा सचखंड बला जहां पर प्रधानमंत्री बीते कल पहुंचे थे, उनको लेकर पद्मश्री का ऐलान केंद्र सरकार ने किया। तो ऐसे में जो दलित समुदाय हैं उनका कहना है कि दलित संत को अगर किसी ने सम्मान देने का काम किया है बड़े मंच पर तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। लेकिन ये भी देखना है कि 2027 में चुनाव होने हैं तो क्या इसका असर जो पंजाब की जनता है उन पर पड़ता है, क्योंकि अगर हम पंजाब के लिहाज से बात करें तो शहरों में जो बीजेपी है उसका वोट बैंक जो है अच्छा नजर आता है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर बीजेपी बिल्कुल पिछड़ी हुई नजर आती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा अहम माना जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, आज एक बार फिर से दिल्ली के बाद वो फतेहाबाद पहुंचेंगे, वहां पर उनका कार्यक्रम है। उसके बाद सीधा पटियाला पहुंचेंगे। पटियाला के नाभा में जो पंजाब की जनता है उन्हें संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं पंजाब की जनता को साधने का काम करेंगे कि केंद्रीय बजट में जो केंद्र सरकार है वो क्या क्या लेकर आई है, हरियाणा में क्या कुछ सहूलियतें हैं जो हरियाणा की जनता को दी जा रही है लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब की जनता को नहीं दी जा रही है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री रखेंगे और एक तरीके से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना बिगुल बजा दिया है 2027 के विधानसभा चुनाव का। दूसरी तरफ अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मेयर बने हैं सौरभ जोशी, और चंडीगढ़ के इतिहास में देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मेयर जनता दरबार आयोजित कर रहा है। आज सुबह 11 बजे उनकी तरफ से जनता दरबार नगर निगम ऑफिस में लगाया जाएगा और जहां पर वो जनता की जो चंडीगढ़ शहर वासी हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनेंगे और उसका निदान करने की उनकी तरफ से कोशिश की जाएगी। तो जिस तरीके से जो चंडीगढ़ के मेयर हैं सौरभ जोशी वो जनता दरबार लगा रहे हैं तो पूरी तरीके से जो बीजेपी है, क्योंकि चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव भी होने हैं 2026 के आखिर में और चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब को साधने का काम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी करने का काम कर रही है। ये तमाम जो खबरें हैं सोनिया उन पर आज हमारी नजरें बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल ईशा, इन्हीं खबरों पर आपके पास वापस लौटूंगी। ज्यादा जानकारी के लिए उपेंद्र सिंह राणा हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा वासु कसाना गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। उपेंद्र, आपके पास आते हुए क्या कुछ खास खबरें हैं आज उत्तराखंड से? उपेंद्र, देखिए, अगर बड़ी खबर को अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कल केंद्रीय बजट आया है और ऐसे में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बजट को लेकर जो है देहरादून भाजपा मुख्यालय में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनका जिस तरीके से कल भी बयान आया था, उन्होंने कहा कि दूरगामी जो है ये बजट है और इस तरीके से अगर देखें तो एमएसएमई से लेकर सूक्ष्म और लघु उद्योगों से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए खासतौर पर ये बजट जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो रहने वाला है। साथ ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री की ओर से भी लोकल से ग्लोबल की ओर का बजट जो है वो बताया गया है। दूसरी ओर जिस तरीके से पर्यटन को लेकर जिस तरीके से उस पहलू को भी छूने की कोशिश जो है जिस तरीके से वहां पर बजट में उसका प्रावधान जो है वो रखा गया है। तो ऐसे में जिस तरीके से जो हिमालयी राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो और उसमें उत्तराखंड भी शामिल है, क्योंकि उत्तराखंड की रीढ़ भी जिस तरीके से पर्यटन पर जिस तरीके से टिकी रहती है, आर्थिक स्थिति जो है पर्यटन पर सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में उत्तराखंड के लिए पर्यटन की दृष्टि से वो बजट जो है का प्रावधान जो है वो रखा गया है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो आज बजट पर अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है देहरादून भाजपा मुख्यालय में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि जो है कांग्रेस ने जिस तरीके से बजट को लेकर यह कहा है कि कोई खास बजट जो है वो पेश नहीं हुआ है, आम जनता के लिए कोई भी प्रावधान जो है वो बजट में जो है वो नहीं रखा गया। इसको लेकर केंद्र से भी सवाल जो है वो किया गया है। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार मौसम का मिजाज लगातार उत्तराखंड में बदल रहा है और आज भी मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका जो है वो जताई गई है। कल भी प्रदेश के कई जिलों में जिस तरीके से बारिश जो है वो देखने को मिली और ऐसे में कई जगहों पर भारी बर्फबारी जो है वो देखने को मिली है। खासतौर पर उत्तरकाशी के गंगोत्री, यमुनोत्री और मसूरी और चक्राता, धनोल्टी और जो ऊंचाई वाले जो क्षेत्र
हैं, चाहे वो औली चौपता की बात की जाए, पिथौरागढ़ की बात की जाए, बागेश्वर के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, नैनीताल है, इन तमाम जगहों पर जो है काफ़ी बर्फबारी जो है वो हुई है। और मौसम विभाग का मानना है कि आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। और कई जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, 2000 फीट की जो ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को जो है वो मिल सकती है। ठीक है उपेंद्र, आपके पास लौटूंगी। वासु हमारे साथ जुड़े हैं। वासु, क्या कुछ खास खबरें हैं आज गाजियाबाद से? बात कर लेते हैं। अगर मौसम की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में 27 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि ठंड जिस तरीके से सुबह से ही देखने को मिल रही है। आप गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में सुबह से ही भारी कोहरा छाया हुआ है और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। वही बात करें इस तरीके से ठंड बढ़ रही है तो लोगों की कहीं ना कहीं परेशानी भी दिखने जा रही है, क्योंकि सुबह के समय जिस तरीके से कोहरा था तो कहीं ना कहीं जो यातायात है उस पर काफी प्रभाव देखने को मिला है, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम थी और लोग बड़ी धीमी रफ्तार से देखने को मिले। वही बात करें सोनिया, जिस तरीके से शुक्रवार को घोड़ा क्षेत्र में 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उन्हीं के जो आरोपी थे, दो आरोपियों को देर रात पुलिस ने एनकाउंटर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है, सत्यम और शिवपाल जो कि 25-26 वर्ष के थे, वो वैष्णो ढाबा पर खाना खाने गए थे, जिनकी वहां निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद जो पुलिस थी लगातार दबिश दे रही थी और आरोपी की तलाश कर रही थी। 2 आरोपियों को कल घोड़ा थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। सोनिया। ठीक है वासु, देखिए कल आम बजट पेश हुआ है। जो आम नागरिक थे, क्या जो उम्मीद कर रहे थे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है ये बजट? आपने बात करी होगी जो आम जनता है उनसे, क्या कुछ कहना था उनका? देखिए सोनिया, अगर बजट की बात करें तो लगातार जो मोदी सरकार है वो लोगों के हित में काम कर रही है। और जिस तरीके से कल बजट देखने को मिला, कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उन्होंने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि जिस तरीके से इनकम टैक्स में कटौती की गई है, कहीं ना कहीं उसका अच्छा खासा असर बाजार पे देखने को मिला है। क्योंकि जो व्यापारी है उनको कहना था कि जिस तरीके से मोदी सरकार लगातार उनके हित में कार्य कर रही है और बजट तरीके से कल पेश किया गया है, कहीं ना कहीं मुनाफा बाजार में भी होगा, लोगों को भी देखने को मिलेगा। सोनिया। ठीक है, आपके पास लौटूंगी। ईशा के पास आते हुए, देखिए ईशा, आम बजट पेश किया गया, हालांकि विपक्ष थोड़ा नाराज है, कह रहा है कि ठीक बजट नहीं है, किसानों को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है, युवाओं के रोजगार को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से दवाओं के क्षेत्र में हो या फिर अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हो, बड़ा ऐलान किए गए हैं। अगर पंजाब की मैं बात करूं तो मालवा जो बेल्ट है पंजाब का, वो बहुत प्रभावित रहता है, कैंसर से ज्यादा लोग वहां पर जूझते हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए कितनी सहूलियत अब हो जाएगी, क्योंकि दवाओं की कीमतें काफी कम हो गई हैं, 17 दवाओं की कीमतें। बिल्कुल, देखिए 7 जो दुर्लभ बीमारियां हैं उसको लेकर जिस तरीके से केंद्रीय बजट में जो उन्हें सस्ता करने का ऐलान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से किया गया, और इसमें खास तौर से जिस तरीके से पूरा देश कैंसर से इस वक्त जूझ रहा है। लेकिन अगर हम भटिंडा की बात करें तो भटिंडा वो बेल्ट है जहां से तो कैंसर जो ट्रेन है वो भी चलाई जाती है, और जो कैंसर से भटिंडा की बात करें या फिरोजपुर की, ये पूरा जो जिला है वो पूरी तरीके से कैंसर से पीड़ित है। यहाँ तक कि अगर हम चंडीगढ़ में इस वक्त मौजूद हैं, चंडीगढ़ के साथ लगते डेराबस्सी की बात करें जो पंजाब में आता है, वो पूरा इलाका इस वक्त कैंसर से ग्रस्त हो चुका है और हर एक परिवार में आपको कैंसर पीड़ित मरीज दिखाई देगा। लेकिन जिस तरीके से कैंसर से संबंधित 17 दवाइयों को सस्ता करने का काम केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है, तो इससे लोगों को राहत जरूर मिलेगी। और मेडिकल को लेकर भी लगातार यही मांग की जा रही थी कि जो दवाइयां हैं उनका बहुत ज़्यादा खर्चा है, तो सरकार को इन दवाइयों को सस्ता करना चाहिए। और कैंसर ही नहीं, शुगर जैसी बीमारी की दवाइयां भी यहाँ पर केंद्र सरकार है उनकी तरफ से सस्ती की गई है। और यहाँ पर देखिए, इसके अलावा जिस तरीके से टेक्सटाइल की बात की गई, और यहाँ पर जो अहम बात है बजट में वो ये भी कहा गया कि शी मार्ट्स लगाए जाएंगे और पूरे देश भर में जितने भी जिले हैं सभी में गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएंगे, और इसका लाभ भी कहीं ना कहीं पंजाब को होगा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर बड़े स्तर पर खेती होती है, और जो शी मार्ट्स लगाए जाएंगे तो यहाँ इससे कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं जो अपना व्यवसाय स्वयं चलाती हैं उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। और जो भी चीज़ें वो चाहे हैंडलूम की बात करें या खाद्य पदार्थ की, उन्हें बेचने में, उन्हें अपना व्यवसाय चलाने में सहायता ज़रूर मिलेगी। और जहाँ तक कैंसर की बात है
उससे जो पीड़ित पूरा देश है, लेकिन पंजाब के कई ऐसे जिले हैं जो बुरी तरीके से ग्रस्त हैं, तो लाभ जरूर जनता को होगा, क्योंकि दवाइयों की अगर कीमतों की बात करें तो बहुत ज़्यादा इस वक्त है। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया है, तो कहीं ना कहीं इस फैसले को भी जो लोग हैं वो सकारात्मक तौर से देख रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से ये भी कहा गया है कि महात्मा गांधी जो ग्रामीण स्वराज्य जो योजना है उसे भी चलाया जाएगा, और इसके तहत जो इसके तहत जो खादी प्रोडक्ट हैं उसे कहीं ना कहीं आगे ले जाने का काम किया जाएगा। तो पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में भी जो खादी प्रोडक्ट हैं उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ऐसे में इससे भी कहीं ना कहीं जो ग्रामीण जनता है उन्हें बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अलग से जिस तरीके से यहाँ पर पंजाब मांग कर रहा था कि पंजाब के लिए अलग बजट रखा जाए, वो बजट तो नहीं रखा गया है। लेकिन जिस तरीके से काजू की बात करें, कोको की बात करें, या नारियल उत्पादक जो किसान हैं उन्हें इस आगे ले जाने का काम इस बजट में जो घोषणा की गई है उससे ज़रूर मिलेगा, और हिमाचल प्रदेश के जो किसान हैं उन्हें इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि देश भर की जो जनता है उसे साधने का काम यहाँ पर किया है। लेकिन इससे और ज़्यादा अपेक्षा जो है जो राज्य हैं उनकी थी, उस पर फिलहाल जो ये बजट है वो खरा नहीं उतरा है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय लिया है कि 15 दिनों तक बजट प्रचार अभियान चलाया जाएगा, जिसमें देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं वो लोगों के बीच में जाएंगे और बजट किस तरीके से लोगों के हित में है उसके बारे में जो आम जनता है उन्हें बताएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लगातार जिस तरीके से बीजेपी का कहना है कि जो आम बजट है वो सभी के लिए है, सभी वर्गों को आगे लेकर चलेगा, और 2047 का जो संकल्प लिया गया है उसको पूरा करने के लिए ये बजट पेश किया गया है। उपेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए उपेंद्र, अगर पहाड़ी क्षेत्रों की मैं बात करूं तो पहाड़ों में ज्यादातर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, अखरोट की खेती को लेकर भी इसमें बढ़ावा दिया गया है। उन किसानों के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि अखरोट अगर देखा जाए तो या फिर फूलों की खेती काफी ज्यादा होती है पहाड़ों में, फलों की खेती हो, संतरे हो, काफी ज्यादा प्रोत्साहन इस बजट में उनको दिया गया है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो हर मंजिले जो किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको जो है उनको जो है वो फ़ायदेमंद रहने वाला है। जिस तरीके से हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो फल फ्रूट्स हैं, चाहे वो यहाँ पर अधिक मात्रा में सेब और माल्टा, और अब जिस तरीके से धीरे धीरे कीवी पर भी जो है वो काम किया जा रहा है, इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर जो है ये बजट काफ़ी खास जो है, इसको लेकर जिस तरीके से केंद्र में भी इस बजट में प्रावधान जो है वो रखा गया है, तो ऐसे में किसानों को जो है सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो होने वाला है। तो क्योंकि जिस तरीके से सूक्ष्म और लघु उद्योग, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको जिस तरीके से माल्टा हो या जिस तरीके से यहाँ पर सेब की जो काफ़ी मात्रा में जिस तरीके से यहाँ पर होते हैं, तो उन पर जो है वो फोकस करने की ज़रूरत जो है वो किसानों को होंगे। उसको लेकर छोटे छोटे जो फार्म जिस तरीके से खोले जाते हैं उन पर जो है फोकस करने के काम है, क्योंकि जो छोटे छोटे जो लघु उद्योग जिस तरीके से सूक्ष्म उद्योगों की जो बातें जिस तरीके से की गई है उस पर जो है काम करने की ज़रूरत है। तो किसानों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद जो है वो होगा। दूसरा, जिस तरीके से जो तीर्थाटन पर जिस तरीके से खासतौर पर जो बात किया गया है, तीर्थाटन को लेकर और पर्यटन पर जो है सबसे ज़्यादा जो है वो काम करने की ज़रूरत है, और सरकार इस पर फोकस भी करती है। तो ऐसे में यहाँ की आजीविका जो है और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है, और उत्तराखंड के विकास में सबसे ज़्यादा अहम भागीदारी जो है वो पर्यटन की जो है वो रहती है। तो ऐसे में जो किसानों से लेकर जो पर्यटन से जुड़े हुए क्षेत्र से जो लोग हैं उनके लिए बजट में काफ़ी अच्छा प्रावधान जो है वो किया गया है। ठीक है, आपके पास लौटूंगी। वासु, आपके पास आते हुए देखिए वासु, पहाड़ों में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, हिमाचल में बर्फबारी हो गई है, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो गाजियाबाद में किस तरह का भी मौसम बना हुआ है, और आने वाले समय में किस तरह का अलर्ट आईएमडी की तरफ से जारी किया गया है? देखिए, तो गाजियाबाद में नहीं, पूरे दिल्ली एनसीआर में अब ठंड का प्रकोप देखने मिल रहा है। जिस तरीके से पहाड़ों में अच्छी खासी भारी बर्फबारी हो रही है, वहीं उसका असर धरातल पे देखने को मिल रहा है। लगातार जो ठंड है वो अपने चरम सीमा पे है, और दिल्ली एनसीआर की जो वायु है उसमें काफी अच्छी ठंड देखने को मिल रही है। अगर बात करें जिस तरीके से
कोहरे की अगर हम बात करें तो कोहरा सुबह से ही देर रात की अगर बात करें तो देर रात में अच्छा खासा कोहरा दिल्ली एनसीआर में देखने को मिला। जो विजिबिलिटी थी वो बिल्कुल 10 मीटर की भी अगर हम बात करें तो 10 मीटर तक की भी विजिबिलिटी देखने को नहीं मिली। सोनिया, बिल्कुल वासु, AQI लेवल की अगर बात करूं तो काफी खराब रहता है गाजियाबाद का। अभी क्या लेवल है AQI का? लगातार हम AQI लेवल की बात कर रहे हैं। AQI लेवल करीब 2 महीने से दिल्ली एनसीआर का 400 से ऊपर बना हुआ था, लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई तो कहीं ना कहीं AQI लेवल कम हुआ। लेकिन अभी भी जो अगर AQI लेवल की बात करें तो करीब 250 से 300 के बीच दिल्ली एनसीआर का AQI लेवल है। हालांकि कम तो हुआ है, लेकिन ये जो AQI लेवल है ये भी कहीं ना कहीं लोगों के लिए हानिकारक है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 2 महीने से लोग AQI लेवल की मार झेल रहे थे, लगातार अभी भी उसका अच्छा खासा जो असर है बिल्कुल वो बिल्कुल, इसका असर अभी भी देखने को मिल रहा है वास्तु। लेकिन इसके समाधान के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए सोनिया, प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन लगातार कार्यकर्ता दिखाई देता है। प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी की, लेकिन AQI लेवल कम नहीं हुआ। हालांकि कुछ प्रशासन ने जो अवैध फैक्ट्री थी उनको भी सील किया, लेकिन सोनिया सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से, 60 गार्ड करते हैं ये अधिकारी। और पहले तो जो फैक्ट्रीज है, जो अवैध फैक्ट्रीज है, जो प्रदूषण फैलाने का काम कर रही है, उन्हें सील करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो फैक्ट्रियां फिर से चालू होती है। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार AQI को लेकर अगर बात करें तो भ्रष्टाचार ये अधिकारी करते हैं, और इसका अच्छा खासा खामियाजा दिल्ली एनसीआर की जनता को झेलना पड़ा, क्योंकि 2 महीने से लगातार AQI 400 से ऊपर बना हुआ था। हालांकि बारिश की वजह से जो AQI लेवल कम हुआ, लेकिन अभी भी अगर AQI लेवल की बात करें तो करीब 250 से 300 AQI अभी भी मापा गया है गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर का। बिल्कुल बिल्कुल वासु, अगर किसानों की बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से बारिश का अनुमान जताया गया है, किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है। आलू की फसलें खराब हो सकती है, क्योंकि बेमौसम बारिश की मार हर बार किसानों को झेलनी होती है। देखिए सोनिया, अगर किसानों की बात करें तो बारिश कहीं ना कहीं जो गेहूं की जो फसल उगाते हैं लोग किसान, उनके लिए अच्छा खासा सुनहरा अवसर है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हुई तो कहीं ना कहीं जो किसान होता है पलेवा करते हैं। मतलब पलेवा होता है जब जो गेहूं की फसल है थोड़ी बड़ी हो जाती है उसके पानी दिया जाता है, लेकिन बारिश पड़ने से कहीं ना कहीं किसानों को राहत मिली गेहूं की फसल। लेकिन अगर सरसों की बात करें तो कहीं ना कहीं बारिश जो सरसों उगाने वाले किसान है उनको नुकसान पहुंचाई है बारिश से। और अगर बारिश आगे पड़ती है, बारिश होती है, तो कहीं ना कहीं जो सरसों उगाने वाले किसान है उन्हें भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि जो सरसों की फसल होती है उसमें कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अगर बारिश पड़ती है तो कहीं ना कहीं उसका भारी भरकम किसान नुकसान झेल सकते हैं। जी सरसों। बिल्कुल बिल्कुल। ईशा, आपके पास आते हुए, देखिए ईशा, पंजाब की बात करी हमने, हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा को भी अच्छा खासा बजट आवंटित किया गया है कल आम बजट में। अगर खेल के तौर पर देखा जाए तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हरियाणा का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। जो वहाँ के खिलाड़ी हैं वो हर बार कई बार मेडल लेके आते हैं, और हमेशा से ही सीएम नैब सिंह सैनी का फोकस स्पोर्ट्स पर्सन पर रहा है, स्पोर्ट्स को आगे बढ़ावा देने को रहा है। लेकिन अब उनको भी प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिस तरीके से कल ऐलान किया गया कि स्पोर्ट्स निधि के तहत जो खिलाड़ी खेलना चाहते हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा सरकार की तरफ से, खुद उन्हें राशि दी जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम हरियाणा की खेलों के लिहाज से बात करें तो हरियाणा वो राज्य है जहां पर जो ओलंपिक जो खेलें हैं वहां पर जो स्वर्ण विजेता हैं या कांस्य विजेता या रजत विजेता, उन्हें सबसे ज़्यादा राशि जो है हरियाणा सरकार की तरफ से दी जाती है। और ऐसे में एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि खेल के माध्यम से तो हरियाणा को कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि खेलों के हिसाब से भी हरियाणा को बहुत कुछ मिला है, लेकिन इसकी बारीकी को जानना ज़रूरी है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री की, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक भी होने जा रही है, जिसमें साफ तौर से हरियाणा का बजट कब आने वाला है उसकी तारीखों का ऐलान किया जाएगा। अभी संभावना जताई जा रही है कि 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सत्र शुरू हो सकता है, और हरियाणा का जो बजट है वो 25 फरवरी को आ सकता है। और ऐसे में हरियाणा का जो खुद का भी बजट होगा उसमें खेलों के लिहाज से सरकार की तरफ से जो राशि है वो अलग से आवंटित करने का काम किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से विपक्ष यहाँ पर घेरने का काम कर रहा है केंद्र सरकार को, संसद के बाहर भी हमने देखा कि किस तरीके से जो विपक्ष है वो घेरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो देखने वाली बात है, दोपहर 2 बजे देखिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद में जो चर्चा है उसमें हिस्सा लेंगे। और क्योंकि जो आला कमान की तरफ से कांग्रेस को जो कहा जाएगा उसी मुद्दे को लेकर जो कांग्रेस है
वो हरियाणा सरकार को या बीजेपी की जहां भी सरकारें उनको घेरने का काम करेगी। यहाँ पर जो चाहे आप राज्य सरकार की बात कर लीजिए, नायब सिंह सैनी सरकार की, थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री की तरफ से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है नायब सिंह सैनी की तरफ से। उसमें भी उन्होंने कहा है कि हरियाणा को जितना दिया जाना चाहिए था बजट में वो सब मिला है। दूसरी तरफ विपक्ष, खासतौर से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि रोहतक से सांसद हैं, उन्होंने कई आरोप लगाए हैं कि जीएसटी में सबसे ज़्यादा जो वसूली है हरियाणा से की जाती है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में हरियाणा के लिए कुछ नहीं दिया गया है। हरियाणा की जो झोली है वो खाली रखी गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल